अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये देखेंगे कि क्या आप जब अपने स्टॉक्स जो आपने ख़रीदे हैं, जब आप वो बेचने लगे हैं, तो क्या आप वो फ़ायदे पे भी बेच रहे हैं या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उससे भी कम लेवल पर और नुकसान पे बेच रहे हैं। अब होता क्या है कि बहुत बार आपको जो आपका स्टॉक होता है वो ग्रीन शो कर रहा होता है। ठीक है, मैं बिगिनर्स की टर्मिनोलॉजी में अगर बात करूँ तो आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है, आपको अपना स्टॉक ग्रीन नज़र आ रहा होता है और आप कहते हैं कि आज मैंने इसको बेचना है। अब आप उसको बेचते हैं, लेकिन आपने जितने की इन्वेस्टमेंट की होती है, बाज़ औक़ात होता है कि आप किसी स्टॉक से एग्जिट करना चाह रहे होते हैं कि भाई इससे मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, तो वो अगर 2-3% भी पॉजिटिव गया तो आप उससे एग्जिट करना चाह रहे हैं, आप किसी अच्छे स्टॉक में मूव करना चाह रहे हैं। तो अब क्या है कि आपने जब उससे एग्जिट किया तो जितनी की आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, आपको उससे ज़्यादा का लॉस हो गया, क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को जो है वो जहन में नहीं रखा और आप जो है उनकी वजह से अपने ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच पाए। अब ये ब्रेक इवन क्या है, ये पीएसएक्स के अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व होता है और आपने इसको किस तरीके से देखना है और किस पॉइंट पर आपने अपने स्टॉक को बेचना है, आज हम इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रेक इवन क्या होता है। अगर मैं पहले इसको आपको एक बिजनेस की टर्मिनोलॉजी है तो बिजनेस के हवाले से समझा देती हूँ। अगर आपने एक 100 रुपये की चीज़ खरीदी है और आपने वो 100 रुपये की चीज़ जो है किसी और शख्स को या उसी शख्स को 120 रुपये की बेची है, तो ये जो 100 रुपये वैल्यू थी, ये तकरीबन आपका जो है वो ब्रेक इवन आ गया पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां आपकी जितनी अमाउंट लगी, बेसिकली तो अगर जब बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में इसको देखा जाता है तो वहां पर तो इस वजह से देखा जाता है कि जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं उनको डिवाइड किया जा रहा होता है। आपकी जितनी भी कह लें कि जो आपकी सेल्स की वैल्यू होती है उसमें जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है उससे डिवाइड किया जाता है और वहां पर पता चलता है कि कितनी प्रोडक्ट्स बेचकर आपका ब्रेक इवन निकलेगा। लेकिन अगर हम आसान लफ्जों में बात करें कि अगर आपका 100 रुपये का प्रोडक्ट था, आपने 120 रुपये का बेचा, तो 100 रुपये आपका ब्रेक इवन प्राइस हो गई और 20 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसका पीएसएक्स में क्या रोल है? जब भी आप शेयर्स खरीदते हैं तो आपको ब्रोकरेज और टैक्सेस देने पड़ते हैं। जब भी आप उनको बेचते हैं यानी शेयर्स को बेचते हैं, तब भी आपको जो चार्जेस हैं यानी कि ब्रोकरेज हो गया, टैक्सेस हो गए, वो आप पर कह लें कि आप पर लाजिम होता है कि आपको वो पे करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप शेयर्स का जो प्राइस है थोड़ा सा भी बढ़ता है, फिर भी आपका जो नेट प्रॉफिट है वो ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि वो पूरा पैसा जो है वो आपके खर्चों में भी चला जा सकता है। तो अब यहाँ पर ब्रेक इवन का जो लेवल होता है, जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ये वो लेवल हो जाता है जहाँ तक जो शेयर की प्राइस है उसका बढ़ना ज़रूरी है ताकि आपका जो प्रॉफिट है और जो एक्सपेंसेस हैं वो बराबर हो जाएं। अब ये कैसे होता है, क्या है इसमें, सारा कुछ इंशाअल्लाह हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती है। अगर आपकी जो ब्रोकरेज फ़ी है, हमें पता है कि हम जब भी कोई स्टॉक ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो हमारे ऊपर जो है जो कंपल्सरी फ़ी है वो ब्रोकरेज की फ़ी होती है। अब ये कौन लेता है? ये आपका स्टॉक ब्रोकर लेता है, जिसके थ्रू आपने अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाया। पीएसएक्स का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जो आपने ओपन करवाया, चाहे वो सहूलत अकाउंट है चाहे वो नॉर्मल अकाउंट है, आप दोनों में एक ही काम कर रहे होते हैं, बाय एंड सेल कर रहे होते हैं। सो यहाँ मेन मकसद बाय एंड सेल का है और उसके हर बाय एंड सेल पर जो ब्रोकरेज फ़ी है वो कटती है। अब ये तकरीबन वेरी करती है 0.15% से लेके 0.30% पर यूनिट स्टॉक। ठीक है, पर यूनिट स्टॉक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कंपनी का एक स्टॉक खरीदा 200 रुपये का, तो उसके ऊपर जो 200 रुपये की जो अमाउंट है उस पर 0.15% से लेकर 0.30% डिफरेंट ब्रोकर्स डिफरेंट अमाउंट कट करते हैं। अब इसमें अगर आपने कोई स्टॉक 200 रुपये की, अगर फॉर एग्जांपल आपको 200 रुपये के ऊपर जो 0.15% पड़ा, वो आपको 205 रुपये
पे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो ये आपकी जो मार्केट प्राइस जिस पे आपने स्टॉक को ख़रीदा होता है उसके ऊपर लग रही होती है। तो जब भी आपने स्टॉक ख़रीदना होता है तब भी आपको ये चीज़ें देखनी होंगी कि अगर आपको कोई स्टॉक 200 रुपये का शो रहा है, इट डजंट मीन कि वो आपको 200 रुपये का पड़ रहा है। उसके अंदर आपकी ब्रोकरेज फ़ी शामिल होती है, SST शामिल होता है, लिवाइस चार्जेस शामिल होते हैं। फिर अगर आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं और आप नॉर्मल अकाउंट कॉन्टेन कर रहे हैं तो फिर आपका जो CDC के और होल्डिंग चार्जेस हैं वो शामिल होते हैं। आपने इसको ये भी देखना है कि जब इसका कैपिटल गेन आएगा तो वो चार्जेस भी शामिल होंगे। अगर इसका डिविडेंड आएगा तो उस पर भी 15% टैक्सेस कटते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको बाय करते वक्त स्टॉक्स को और सेल करते वक्त आपने अपने जहन में रख के ख़रीदना है, ताकि आप ज़रा सा भी ये ना हो कि आपने आज सिर्फ ग्रीन बटन देखा अपना और एज अ बिगिनर आपने देखा कि ओके मेरे स्टॉक में कुछ प्रॉफिट हुआ है और आपने उसको बेच दिया, तो आप लॉस में जाके बेच सकते हैं उसको। सो आपने इन चीज़ों को समझना है। तो ब्रोकरेज फ़ी जो होती है ऑब्वियसली वो ब्रोकर की जो सर्विसेज हैं उसके चार्जेस हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं SST। अब SST क्या है? ये सिंध सेल्स टैक्स है, यानी और ये लेता कौन है? ये सिंध का जो रेवेन्यू बोर्ड है वो लेता है। और जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं, जिस तरह ब्रोकरेज फ़ी कट होती है ये भी कट होती है। अब ये किस प्राइस पे कट होती है? ये आपका 15% ऑफ ब्रोकरेज अमाउंट पे कट होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक जो है वो 580 रुपये का ख़रीदा, उसके ऊपर जो ब्रोकरेज लगा वो 1.17 रुपीज़ लगा। तो 1.17 रुपीज़ का जो 15% है, जो तकरीबन 0.17% बन जाएगा या 0.67% बन जाएगा अगर आपने मल्टीपल स्टॉक्स खरीदी हैं, एक की जगह 4 स्टॉक्स खरीद लिए हैं, तो इस तरीके से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे और अपना 15% का जो अमाउंट होती है ब्रोकरेज फ़ी की, वो जो है आपका SST होता है पर यूनिट स्टॉक। पर यूनिट स्टॉक मतलब हर एक स्टॉक के एवज। फिर आपने अगर 100 स्टॉक खरीदें या 200 खरीदें तो आप उस नंबर ऑफ उस पर्टिकुलर वैल्यू को जो ब्रोकरेज अमाउंट के उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ब्रोकर कितने प्राइस के ऊपर कितना ब्रोकरेज कट करता है। अब उसके थ्रू आप अपना ये देख सकते हैं कि अगर एक स्टॉक 200 रुपये का है तो उसके ऊपर अगर आपको एवरेज अगर हम मान लें कि 0.20% ब्रोकरेज फ़ी है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसके अंदर उस फ़ी 200 रुपये के अंदर आप उस ब्रोकरेज फ़ी को शामिल करेंगे। उसके अंदर फिर आप 15% ऑफ ब्रोकरेज की जो अमाउंट है उसका शामिल करेंगे और फिर आप देखेंगे कि वो लिवाइस के अंडर आता है या नहीं। और अगर आपने फिर आगे अगर CDC वगैरह के चार्जेस शामिल करने तो वो आपकी अपनी पर्सनल मर्जी है। और फिर कैपिटल गेन टैक्स तो ऑब्वियसली सेल्स की कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि सिंध सेल टैक्स जो होता है ये जो है टैक्स है जो ब्रोकर्स की सर्विसेज के ऊपर कट हो रहा होता है, पर कट किसके थ्रू होता है? ये हो तकरीबन आपके कस्टमर से रहा होता है। अच्छा, अब जो CDC और NCCPL चार्जेस हैं जो कि आपके नॉर्मल अकाउंट के ऊपर जब आप स्टॉक्स को अपने लॉकर में होल्ड कर रहे हैं CDC के, तो उनके ऊपर होता है जब आप उसमें एंटर करते हैं या उसमें से निकालते हैं या जो होल्ड करते हैं। इसके ऊपर हमने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है कि अकाउंट कैसे बनता है, इसके ऊपर क्या क्या चार्जेस हैं। सो वहाँ पर भी कुछ अमाउंट कट होती है, तो आपने उनको भी कंसीडर करना है। देन आपके पास आ जाता है कैपिटल गेन टैक्स। अब ये कौन लेता है? ये फेडरल गवर्नमेंट लेती है। किसके थ्रू लेती है? ये NCCPL के थ्रू लेती है। और ये कब आप पे लगता है? जब आपने अपने स्टॉक्स को बेचना है, खरीदते वक्त नहीं लगता। कैपिटल गेन का मतलब ही यही होता है कि आपने एक स्टॉक 100 रुपये का खरीदा और अब वो 120 रुपये का हो गया, तो इसका मतलब है जो 20 रुपये है उस 20 रुपये के मतलब ऑब्वियसली पूरी प्राइस के ऊपर 120 रुपये के ऊपर जो 15% फ्लैट है वो आपका जो फाइलर है। अब बेसिकली इसको फाइलर नॉन फाइलर के लिए कह लें कि एक फ्लैट ब्रैकेट कर दिया गया है, तो ये उसके ऊपर कटता है। और ये हर महीने में आप जितनी भी ट्रेड्स कर रहे हैं सैलरी, उसके बाद आपका एंड मंथ के एंड पे जो प्रॉफिट्स हैं उसके हवाले से देखा जाता है। अब मान लीजिए कि आपने एक जो स्टॉक बेचा वो आपने 215 रुपये का बेचा, ठीक है, उसके ऊपर आपका 15% टैक्स कट गया। अब आपने उसके बदले में एक और स्टॉक बेचा जो आपने 215 का ख़रीदा था, लेकिन अब आपने उसको 200 रुपये का बेचा, यानी आपने तकरीबन नुकसान में बेचा। तो अब आपका जो कह लें कि कैपिटल गेन टैक्स और कैपिटल लॉस ये जो है बैलेंस आउट हो जाएगा और फिर आपका जो टैक्स है वो नहीं कटेगा। और इस तरीके से बाज़ लोग अपने साथ कुछ जो ऐसे स्टॉक्स हैं वो भी परचेज़ कर लेते हैं जिनके थ्रू वो अपनी अमाउंट को जो सेल्स टैक्स की होती है उसको मैनेज कर
रहे होते हैं। सो ये आपके अपने ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं। अब इसमें ये आ जाता है डिविडेंड टैक्स। फिर बहुत सारे स्टॉक्स ऑब्वियसली हमें पता है कि वो डिविडेंड पे करते हैं, और ये जो है कौन लेता है, इसे FBR लेता है। ये कंपनी की तरफ से डिटेक्ट होकर आपके अकाउंट में आ रहा होता है, ये आपकी जो डिविडेंड पेमेंट्स होती हैं उनके ऊपर डिडक्ट होता है, और ये 15% फ्लैट डिडक्ट हो जाता है, और ये सिर्फ डिविडेंड की इनकम पर ही होता है। अब इसके अलावा ना एक ज़कात भी कट होती है, लेकिन बहुत आपको चाहिए कि आप अपना ज़कात फॉर्म जो है वो अपने ब्रोकर को सबमिट कराएं और आप खुद अपनी ज़कात अदा करें, क्योंकि ज़कात में सिर्फ आपके स्टॉक्स की वैल्यू नहीं होती, आपने अपना जो भी आपके सोने की मद है, आपका सिल्वर है, आपकी बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सब की जो क्वांटिटी है उसको शामिल करके आपकी वैल्यू है, और आपको उसको सबको शामिल करके ही अपनी ज़कात खुद कैलकुलेट करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम आसान लफ्ज़ों में कह लें तो अब एक मिसाल ले लेते हैं कि आपने अगर ₹50,000 इन्वेस्ट किए एक KMI 30 स्टॉक में, और ब्रोकरेज जो है उस पर 0.2% है, तो SST तकरीबन 15% ब्रोकरेज पर लगा। ठीक है, स्टॉक की प्राइस 2% बढ़ गई। अब आपने वो जो स्टॉक है वो सेल कर देते हैं, तो आपका क्या बनेगा? तो होगा ये कि बाय की साइड पर आपका क्या ऑप्शन होगा कि आपने 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2%, ये हम 0.20% जो है वो ब्रोकरेज कंसीडर कर रहे हैं। आपका ब्रोकर या हर पर्सन का जो ब्रोकर है वो वेरी कर सकता है, उसकी ये जो ब्रोकरेज अमाउंट है वो वेरी कर सकती है। बाज़ लोग जो हैं, बाज़ ब्रोकर्स जो हैं वो 2 डिफरेंट कैटेगरीज देते हैं कि भाई जो पेनी स्टॉक्स हैं उनके लिए हम 0.10 या 15 तक लेंगे, और जो उससे ऊपर के हैं उनके लिए हम फ्लैट 0.25% लेंगे। सो ये भी ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है कि आपके ब्रोकर ने आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। सो जो आपने जब भी अपनी बाय वैल्यू निकालनी है तो आपने 50,000 को मल्टीप्लाई कर लिया अपनी ब्रोकरेज अमाउंट से। अब उसके अंदर वो अमाउंट बनी तकरीबन 100 रुपये। अब आप उसके अंदर जो है ब्रोकरेज अमाउंट का जो 100 रुपये है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15% से, तो ₹15 जो है वो आपकी SST की चार्जेस हैं। इसी तरह तकरीबन 0 पॉइंट समथिंग्स में अगर देखा जाए तो ये 2-3 रुपये मजीद, अगर इसमें टोटल कॉस्ट में जो 50,115 रुपीज़ बना है इस वक्त, इसमें आपका अगर कुछ लिवाइस वगैरह इन्वॉल्व होता है तो वो भी शामिल हो जाते हैं। अब अगर हम इसको सेल साइड पे देखें तो क्या होगा? मान लीजिए कि आपने 51,000 के ऊपर जो है वो 2% गेन है, यानी कि जो प्राइस है वो थोड़ी सी बढ़ गई, यानी 50,000 से अब वो 51,000 का स्टॉक जो है वो हो गया। तो अब आप जब ब्रोकर का इस पे ब्रोकरेज निकालेंगे तो 0.20% यानी अब 102 रुपये जो है वो ब्रोकर की अमाउंट। पहले देखें कि जब बाय था तब क्या थी, ब्रोकर की अमाउंट 100 रुपये थी, लेकिन जब स्टॉक की प्राइस बढ़ी तो ब्रोकरेज भी बढ़ गया और वो 102 रुपये हो गया। अब जो SST चार्जेस हैं वो भी बढ़ गए, पहले 15 रुपये थे, अब वो बढ़कर 102 के, और जब मल्टीप्लाई किया आपने 15% से तो वो तकरीबन 15.30% बन गए। अब जो नेट सेल वैल्यू आई आपके पास वो तकरीबन 50,882 रुपीज़ 0.72 आई। अब इसको भी आप इसमें से भी 2-3 रुपये कम कर लें लेवाइस चार्जेस के। अब तो यानी कि आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेशन अगर की जाए तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में ये है कि जो आपने टोटल स्टॉक्स बाय किए थे वो तकरीबन 20,115 रुपये के थे अगर, और आपने जो सेल किए थे वो आपने तकरीबन 20,880 रुपये और प्लस समथिंग के ऊपर आपने सेल किया। मैं 2 रुपये मजीद जो है वो उसके निकाल देती हूँ लिवाइस के, ठीक हो गया। तो अगर हम आपका जो ग्रॉस बिफोर टैक्स देखें, यानी अभी आपको कैपिटल गेन टैक्स कब लगना है, इस महीने के एंड पे लगना है, तो जो आपने टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिला वो तकरीबन 767.70 रुपीज़ अगर आया, तो आपका जो कैपिटल गेन टैक्स जब 15% कट जाएगा इसमें से, जो 115.15% बनता है, तो जो नेट प्रॉफिट यानी जो आपने असल में प्रॉफिट अर्न किया वो 1,000 रुपया नहीं था जो आपको शो कर रहा था। यानी आपने 50,000 देखा, आपको लगा कि 51 पे पहुंच गया, मैंने 1,000 अर्न कर लिया, वो 1,000 नहीं था, वो बेसिकली आपका 652 रुपीज़ के अराउंड पर था। और अगर हम अब ये देखें कि यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो आपका कह लें कि ब्रेक इवन पॉइंट है वो किस तरीके का रोल प्ले करता है। तो जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है ये आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसकी ट्रू वैल्यू, आपकी तमाम बाय एंड कॉस्ट वैल्यू, आपकी ब्रोकरेज, SST और CGST यानी जो CGT टैक्स होता है, इन तमाम चीज़ों को निकाल के आपका जो नेट प्रॉफिट है वो निकलने में आपकी मदद करता है, ताकि आप किसी भी जो आपकी ट्रेड है या आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है या आपने कोई स्टॉक बेचना है, जब भी ऑब्वियसली बेचना है तो आप लॉस में ना बेचें उसको। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को अब किस तरीके से हम देखते हैं, हर ट्रेड में ना दोनों साइड्स होती हैं, यानी कि बाय भी होगा
सेल भी होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए आप कर रहे हैं, चाहे वो आप स्विंग ट्रेड के लिए कर रहे हैं, तो दोनों केसेस में ये चीज़ें होती हैं। अब बाज़ लोग इसी वजह से जो है वो इंटरडे ट्रेड कर रहे होते हैं कि जिसमें एक टाइम का ही ब्रोकरेज लगता है, लेकिन क्योंकि उसमें अब इस्लामिक स्कॉलर्स का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने इस्लामिक स्कॉलर से उसको कंफर्म करके जो भी आपको इजाज़त मिलती है उसके हिसाब से परफॉर्म करिएगा। उसमें ये होता है कि बेसिकली आपके नाम पर क्योंकि स्टॉक्स की मलकियत नहीं आई होती है, तो बाज़ लोगों का कहना यही होता है कि उसकी वजह से जो है आप उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि किसी चीज़ की जब मलकियत आप पे नहीं है आई तो आप उसको वो बैकएबल एस बैक उसमें आ जाता है, सो उसकी वजह से वो अलाउड नहीं होता। ये एक पर्सपेक्टिव है। आप अपने उससे ऑब्वियसली जो भी आपके इस्लामिक स्कॉलर होंगे आप उनसे कंफर्म कीजिए, अपने पॉइंट को रखिए, अपने सवाल को रखिए उनके सामने। जिस तरह एक इस्लामिक स्कॉलर आपके लिए रिक्वायर्ड है, फाइनेंशियल इन्वेस्टर रिक्वायर्ड है, तो इन दोनों को साथ लेके चलें। तो अब आपकी जो अगर मान लेते हैं कि जो आपने ब्रोकरेज का आपको पड़ा रेट 0.20% आपकी हर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और आपका जो SST चार्जेस पड़े वो तकरीबन 0.03% आपके लग रहे हैं, ठीक हो गया 15% से और 20% के ऊपर अगेन। तो सेल ब्रोकरेज और इस तरह अगर हम इसके टोटल ब्रेक इवन पॉइंट पे आएँ तो जो इसकी आपकी वैल्यू निकलती है ना, जो आपके लिए अहम वैल्यू है वो है 0.53% से लेकर 0.6%। अगर इसमें आप लिवाइस भी इन्वॉल्व कर लें तो ये वैल्यू जो है वो 0.6 से लेकर 0.8% हो जाएगी। अगर आपका टारगेट क्लीन प्रॉफिट जो है, यानी आप अगर चाहते हैं कि मुझे 1% का प्रॉफिट मिले, तो आपने स्टॉक की प्राइस कितने पे आपने स्टॉक को बेचना है। तो आपने अगर आप चाहते हैं आपने 50,000 का प्रॉफिट स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और आपका गोल ये है कि मैंने 1% की इससे सिर्फ जो है ना वो प्रॉफिट अर्न करना है, तो आपको बेसिकली उस स्टॉक को तब बेचना है जब वो तकरीबन आपके 1.6 से लेकर 1.8% तक पे रीच कर रहा है। अगर आप 3% प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं तो आपने 3.6 से लेकर 3.8% के ऊपर अपने स्टॉक को जो है वो सेल करना है। अगर आपने 5% का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आपको उसे 5.8% से लेकर 5.6% तक पे सेल करना है। 10% का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो 11% से लेकर 11.2% तक पे आपने उसको सेल आउट करना है। 20% का क्लीन प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं जो यानी आपके पास आए, जिसे आप इंजॉय कर सकें, तो आपको 21.3% से लेकर 21.5% तक का जो प्राइस है उसके ऊपर उसको सेल करना है। अब हम ये देखते हैं कि अगर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं KMI 30 इन्वेस्टमेंट के अंदर, उनके लिए कुछ चीज़ों को देखते हैं कि जो CGT है सिर्फ तब लगता है जब आप जो स्टॉक आपके जितने स्टॉक्स हैं उनको सेल करते हैं। ये ईयरली नहीं लगता, ये होल्डिंग पे नहीं लगता, ये तब लगता है जब आप अपने जो भी आपकी शेयर्स हैं उनको बेचते हैं। हर साल का जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स नहीं लगता जब तक कि आप उसको सेल ना करें। जो लॉसेस हैं 3 साल तक अगर आप कैरी कर रहे होते हैं तो वो भी एडजस्ट किए जाते हैं जब आप कैपिटल गेन को शामिल होता है, यानी उसमें वो तमाम लॉसेस भी शामिल हो रहे होते हैं। और इसी तरह से जो डिविडेंड है उस पर 15% का जो ऑटोमेटिक डिडक्शन है वो लगता है जब आप स्टॉक को जो है वो सेल कर रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका जो 12% जो है स्टॉक उसका आपका जो स्टॉक 12% अगर बढ़ता है और 5% डिविडेंड देता है तो प्राइस गेन जो है आपका CGT वो तकरीबन 10.2%, डिविडेंड आफ्टर टैक्स 4.25%, तो जो टोटल रियल रिटर्न है वो तकरीबन 14.45% पर ईयर तक जाता है। तो ये आ गई थी हमारे पास लॉन्ग टर्म एक पोर्टफोलियो की इमेज। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कंपाउंडिंग की। अगर आप हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और एवरेज 12% का एनुअल रिटर्न आपको मिल रहा है तो आप 5 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 1.2 मिलियन की कर रहे हैं। फाइनल वैल्यू आपकी तकरीबन 1.9 मिलियन होगी आफ्टर टैक्स, और नेट गेन जो आप उससे कर रहे हैं वो तकरीबन 7 लाख प्लस का हो सकता है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो CGT यानी जो कैपिटल गेन टैक्स है आपका वो तब तक नहीं लगता जब तक कि आप अपने जो स्टॉक्स हैं उनको सेल नहीं करते, और कंपाउंडिंग का जो इफ़ेक्ट है वो फास्ट हो जाता है। और अब अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि जो कैपिटल गेन टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसका जो है वो अब इसको परमानेंट स्लैब कर दिया गया है 15% का फाइलर नॉन फाइलर दोनों के लिए। पहले ये होता था
कि 6 साल के बाद ये तकरीबन ज़ीरो हो जाता था। 15% होता था फाइलर के लिए शुरू में, 30% होता था नॉन फाइलर के लिए, फिर 2.5% के रेशो से ये तकरीबन, और फाइलर के लिए नॉन फाइलर के लिए 5% की रेशो, इस तरह से ये कम होता जाता था। और एंड पर 6 साल के बाद दोनों के लिए तकरीबन ये फाइलर के लिए शायद ज़ीरो ही हो जाता था और नॉन फाइलर के लिए शायद 2.5 रहता था या वो भी ज़ीरो हो जाता था। अब अगर हम बेसिस के हवाले से बात करें तो यहाँ पर ये जो मंथली है उसको नेट कैपिटल गेन उसको देखा जाता है। लॉस एडजस्टमेंट जो है वो 3 साल तक की जाती है। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये होता है बेसिकली कि अगर आपने पिछले 3 साल में जितनी भी ट्रेड्स की, जितने भी स्टॉक्स बेचे, अगर उन पे आपको लॉस हुआ है और आपने किसी एक जगह पे बहुत अच्छा गेन किया है तो वो तमाम लॉसेस एडजस्ट होंगे और उसमें से फिर कैपिटल गेन ज़्यादा नहीं कटेगा और वो आपको रिटर्न हो जाएगा एक किस्म का। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इसको बैलेंस आउट करके अपना जो कैपिटल गेन है वो बचाते हैं। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी, आप वो जाकर देख सकते हैं। और नो प्रॉफिट मंथ यानी कि नो टैक्स डिडक्शन। ठीक हो गया कि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने स्टॉक नहीं बेचा तो स्टॉक बेचा लेकिन आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और आपने लॉस में बेचा तो ऑब्वियसली उस पर कोई डिडक्शन नहीं होगी। और ऑटोमेटिक डिडक्शन जो है, ये सारी डिडक्शन जो है वो आपके NCCPL के थ्रू एट मंथ एंड जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है वहाँ से हो जाती है। अगर आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेड बैलेंस के अंदर अमाउंट नहीं रखी हुई तो फिर वहाँ पे वो नेगेटिव होती है और जब भी आप उसमें अपनी अमाउंट डालते हैं तो वो वहाँ से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। और रिफंड का ये सीन होता है कि अगर कुछ एडजस्टमेंट्स आपकी रहती हों तो फिर वो आपको फ्यूचर में ऑफसेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके अकाउंट में भेजें, बट आपने आगे फ्यूचर में जब भी आप कोई जैसे आपका कोई लॉस हो गया और आप फ्यूचर में जब कोई गेन करते हैं तो फिर वो वहाँ पर आपसे डिडक्शन नहीं करते। इस तरीके से एक किस्म का रिफंड मैनेज किया जाता है। अब मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने जुलाई में जो है वो तकरीबन गेन किया, प्रॉफिट गेन किया जुलाई 2025 में अगर 30,000 का, और अगस्त में आपको 20,000 रुपये का लॉस हुआ और सितंबर में आपने अगेन 40,000 का गेन किया, तो जो टैक्सेस अप्लाई होते हैं वो नेट कम्युलेटिव गेन के ऊपर होते हैं। सो अगर हम इसको फिर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि 30,000 माइनस 20K प्लस 40K इज इक्वल टू 50K का गेन। तो CGT जो है वो 7,500 रुपये लगती है, यानी कि जो आपको 20,000 का लॉस था उसको माइनस कर दिया गया। और अदरवाइज़ ये आपका जो 40, 50, 60, 70,000 का जो गेन था वो बनता था, लेकिन जो आपका 20K का लॉस था उसको माइनस करके आपका जो CGT है वो तकरीबन 50K के ऊपर लगा। अब ये समझते हैं कि ब्रेक इवन मैटर क्यों करता है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए तो प्रॉफिट होगा, लेकिन असल में उनका जो 1/3 प्रॉफिट है वो टैक्सेस के अंदर चार्ज हो रहा होता है। सो उनको भी समझने की ज़रूरत होती है, उनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। जो आप फॉर एग्जांपल आप जो प्रॉफिट गेन 2% करना चाहते हैं और नेट प्रॉफिट 1.3 यानी मतलब 35% जो प्रॉफिट फीस है वो और टैक्सेस में गया है, तो आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और हमेशा जो है ना आपने नेट रिटर्न को देखना है, आपने ग्रॉस रिटर्न को नहीं देखना। ये नहीं देखना कि टोटल कितना मेरे पास आ रहा है, कि 50,000 था 51,000 हो गया, डजंट मीन कि 1,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट का कहला सकता है कि आपका पास 1,000 रुपये है। नेट रिटर्न का मतलब ये है कि आपने तमाम टैक्सेस सब चीज़ें निकाल दी, अब वो प्राइस आपकी है और वो पैसे जो हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पर हम कुछ टिप्स की बात करते हैं तो आपको ऐसे ब्रोकर्स अकाउंट के साथ, ब्रोकरेज अकाउंट्स के साथ जाना चाहिए जो कम से कम ब्रोकरेज की जो अमाउंट है उसको डिडक्ट कर रहे हो। फिर आपने जो है ना, जो लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं यानी मंथ में डेली बेसिस पे जो ट्रेड कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली फिर उसके हिसाब से प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, तो फिर उसको कैलकुलेट करें, अपनी तमाम चीज़ों को, अपनी डायरीज को मॉनिटर करें, अदरवाइज आप जो है लॉस में जा सकते हैं प्रॉफिट्स अर्न करने के बावजूद। होल्ड टर्म जो होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, सो उनको फिर ऑब्वियसली कैपिटल गेन टैक्स की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो तो ईयरली के बेसिस पे भी मतलब कोई ईयरली चार्जेस तो होते नहीं है, तो वो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म में तो फिर इसने एक अच्छा रिटर्न देना ही होता है स्टॉक्स में, जो फंडामेंटल स्टॉक्स हैं। अब अगर हम बात करें डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ की, तो उसमें से 15% टैक्स कट जाता है और बाकी आपके पास आ जाता है। और जो आप ऑब्वियसली मैं प्रेफर कर रही हूँ शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट को, और आप लोग भी यकीनी तौर पे उसी को कर रहे होंगे। तो जो शरिया कॉम्प्लाइंट कंपनीज़ होती हैं तो उनमें से भी आप 5% का जो आपका डिविडेंड होता है उसको प्योरीफाई कर लेते हैं कि अगर उनकी इनकम ऐसी जगह से आ रही हो या उन्होंने किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रखी हो जो रिबा बेस्ड कैटेगरी में आती हो, तो वो प्योरीफाई हो जाता है आपका। और
फिर आ जाता है कि आप अपनी जो कैपिटल गेन की रिपोर्ट होती है मंथली उसको ज़रूर मॉनिटर करें। इसको आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। आपको ईमेल लाजमी आ जाती है मंथ के एंड पे, तो आप वहाँ से इसको इजीली कर सकते हैं। और आपके जो पास्ट के लॉसेस होते हैं वो भी जो है आपके फ्यूचर के टैक्सेस से रिड्यूस हो जाते हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहे होते हैं। अब अगर हम एक समरी टेबल के हवाले से बात करें तो हमें ये समझ आ गई है कि जो ब्रोकरेज है वो बोथ साइड्स यानी ख़रीदने और बेचने दोनों पर लगता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के ऊपर आपको इसको कंसिडर करके चलना होगा। अगर एसएसटी की बात करें तो वो 15% आपके ब्रोकरेज अमाउंट के ऊपर लगता है दोनों के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए भी, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए भी। कैपिटल गेन टैक्स भी 15% आपके प्रॉफिट पे लग रहा होता है ऑन प्रॉफिट, और जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है उसमें सेल के ऊपर लग रहा होता है ऑब्वियसली। डिविडेंड टैक्स दोनों के लिए 15% है। जो लॉस आप कैरी कर रहे होते हैं अगर 3 साल तक के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी ये चीज़ वैल्यू, ये जो रूल है वो कॉमन है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी। और अगर हम बात करें ब्रेक इवन की तो उसमें आपने 0.6 से लेके 0.8 तक देखना है अगर आप 1% का गेन करना चाह रहे हैं। और जो आपका रिकमेंडेड टारगेट होता है वो आप अपना ईयरली अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। एक अच्छी वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।